नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। एक चर्चित कविता है कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय की। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता हो चाहे अंग्रेजी पत्रकारिता हो, पत्रकारिता पर एक व्यंग्य है, ऐसा व्यंग्य जो चुभता है। आधुनिक जो मीडिया है वो कितना संवेदनहीन हो गया है, मानवता एक तरह से मर चुकी है। हमें ऐसा लगता है कुछ कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं। कवि का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि कवि खुद एक पत्रकार रहे हैं, और जब पत्रकार रहे हैं तो पत्रकारिता के अंदर की जो सच्चाई है, जो दर्शकों तक, पाठकों तक या फिर जो श्रोता होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, उसको यहाँ कवि ने कविता के रूप में रखने का प्रयास किया है कि अंदर की सच्चाई क्या है। किसी भी कार्यक्रम को जब तैयार किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दर्शकों के दिखाने के लिए कार्यक्रम जब बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए स्टूडियो के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है या किस प्रकार से उस कार्यक्रम को बनाया जाता है, इसको यहाँ पर रखने का प्रयास कवि रघुवीर सहाय ने किया है। कौन है कवि रघुवीर सहाय, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जो है वो पढ़ लेते हैं। 1929 के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए कवि रघुवीर सहाय। प्रमुख रचनाएं इनकी अंगेजी द्वारा रचित दूसरे सप्तक के अंदर प्रकाशित हुई थी 1938 के अंदर। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये जुड़े रहे थे, और फिर हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी कल्पना, ठीक है, उससे जुड़े रहे। उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान जैसे समाचार पत्रों या पत्रिकाओं से ये विशेष तौर से जुड़े हुए थे। तो एक तरह से पत्रकारिता के अंदर बहुत अंदर तक ये जुड़े हुए व्यक्ति थे। बहुत ही चर्चित नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, और बहुत अच्छा साहित्य दे करके, अच्छी पत्रकारिता करके, पत्रकारिता की अच्छी नींव डाल करके 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं कथ्य के विश्लेषण की, यानी इस कविता का जो कथ्य है, कविता के अंदर जो बात कही गई है उसको थोड़ा खुलासा करें। क्या बात कही है उन्होंने, ऐसी क्या मुख्य बात कह दी है। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर कवि ने समाज तथा मीडिया का अपाहिज लोग जो हैं, विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति जो रवैया है, सोचने का जो दृष्टिकोण है, उसको रखा है। मीडिया उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को भुनाना चाहता है। ये बड़ी बात कही है कि तरह तरह से सवाल पूछ करके उसकी पीड़ा को भुनाना चाहता है मीडिया, और उसके कष्टों को दूर करने की बजाय, देखिए मीडिया का काम है, मीडिया का ही नहीं हम सबका काम है, जैसे अपाहिज व्यक्ति के कष्टों को हम क्या करें, दूर करें। तो कष्टों को दूर करने के बजाय सहानुभूति अर्जित करना चाहता है लोगों को सुना करके, अर्थात एक तरह से लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं सुना कर, ताकि ये कार्यक्रम लोकप्रिय हो। उसके मुख्य उनके उद्देश्य यही हो जाता है कि कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, और इस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें करुणा जगाने का काम होता है। जितने भी अपाहिज या विकलांग लोगों के लिए जो कार्यक्रम, इन पर जो बनाए गए कार्यक्रम होते हैं, तो जनता के अंदर करुणा जगे, इसलिए वो दिखाए जाते हैं ऐसे कार्यक्रम टेलीविज़न चैनल पर। लेकिन करुणा जगाने के उद्देश्य से, करुणा का मतलब होता है दूसरे के दुख में उपजी हुई दया, उसको करुणा कहते हैं। तो करुणा जगाने के मकसद से जो शुरू हुआ कार्यक्रम है वो एक तरह से क्रूर बन जाता है, मजाकिया बन जाता है, और एक तरह से उस व्यक्ति के साथ मजाक हो जाती है या उसके साथ क्रूरता होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए मीडिया को, जो यहाँ बताया गया है। इस कविता के अंतर्गत ऐसा बताया कवि ने। अब हम इस कविता का अर्थ भी करेंगे, साथ में कविता को पढ़ेंगे, इसका वाचन भी होगा, और साथ साथ में आप इसके अर्थ को भी देखते जाइएगा, क्योंकि एक नई कविता है। इस कविता के अंदर दो मुख्य विशेषता आ रही है। एक है कहानीपन, इस कविता के अंदर कहानी बन रही है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो कहानी सी बनेगी, तो कविता के अंदर कहानीपन है। दूसरा इसकी विशेषता है, इसके अंदर अभिनयता है, यानी एक तरह से संवाद योजना है। जैसे अभिनय के अंदर संवाद होता है, वैसे यहाँ पर संवाद योजना है। आप देखेंगे इस कविता के अंतर्गत जब हम कविता पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। एक शब्द आया दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है वो शब्द प्रयोग किया है टेलीविज़न के लिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
हम समर्थ शक्तिवान, ये जो दूसरी पंक्ति आ गई है इसमें अहंकार झलकता है मीडिया का, एक दम्भ झलकता है उनका कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है बच्चों, और अगर मीडिया ही अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर घोषित कर दे कि मेरे से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, तो एक तरह से ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ को लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जनता को सूचना देनी है और सही सूचना देनी है, सही कार्यक्रम प्रस्तुत करने हैं, तभी जाकर उसका उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन वो तो अहंकारी हो चुका है। कवि यही प्रकट कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। देखिए दूसरे व्यक्ति को वो क्या बता रहे हैं, दुर्बल बता रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को वो बता रहे हैं दुर्बल, ठीक है, और एक बंद कमरे में लाएंगे। और ये जो बंद कमरा है ये होता है चैनल का स्टूडियो, ठीक है। बंद कमरे में लाने का मतलब है चैनल के स्टूडियो में लाएंगे, जिससे कि उससे कार्यक्रम तैयार करवा सकें आगे दर्शकों को दिखाने के लिए। हम उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, अब उससे सवाल जवाब होंगे, एंकर सवाल जवाब करेगा उससे और कैमरामैन उसको रिकॉर्ड करेगा। उससे सवाल पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, देखिए इस तरह के सवाल पूछेंगे जो उससे पूछने नहीं चाहिए। इससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, और आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। इस तरह की जो 3 सवाल पूछे गए हैं जो नहीं पूछने चाहिएगा, वो यहाँ पूछ लिए गए हैं। इससे क्या वह व्यक्ति बता पाएगा, वह और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो और उनका मकसद होता है उसको दुखी करना, जिससे कि उसकी एक तस्वीर ली जा सके दुखी व्यक्ति की और लोगों को दिखाई जा सके। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, देखिए कोष्टक में आया है, ये इतनी पंक्ति जो आई है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, ये कोष्टक में दी गई है। और कोष्टक विराम चिन्ह ये आधुनिक कविता के नए आयाम हैं और इनके माध्यम से ही भाव प्रकट करवा दिया जाता है। एक नया तरीका है आधुनिक कविताओं में। तो यह कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाने का मतलब है उसके करीब लाओ कैमरा, जिससे कि उसका चेहरा दिखाई दे, कितना तकलीफ़ में है, उसके दुख दर्द जो है वो झलकना चाहिए, चेहरे की पीड़ा, वो कसमसाहट है वो झलकनी चाहिए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर ऐसा प्रश्न, अलग तरीका, फिर प्रश्न, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा वो, सोचिए बताइए, उस पर दबाव दिया जाएगा। ऐसे आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, भाई ये भी कोई पूछने की बात है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, नहीं ना। लेकिन वो ऐसा पूछेंगे कैसा, यानी कैसा लगता है, और फिर ब्रैकेट में फिर दे दिया, फिर खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, सोचिए बताइए, थोड़ी और कोशिश कीजिए। अरे ये तो अवसर खो देगा। फिर आपस में बात करते हैं वो एंकर और जो दूसरे लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारे, अरे ये तो अवसर खो देगा। अवसर किस चीज़ का, यहाँ अवसर क्या है, ये अवसर खो देगा मतलब जनता की, जब दर्शकों को दिखाया जाएगा, जनता को दिखाया जाएगा, तो उनकी सहानुभूति बटोरने का जो अवसर है वो खो देगा, क्योंकि दुखी नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं ना आप भी उसके रो पड़ने का, यानी ये कह रहे हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, ये दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा। ये वहीं सोच रहे हैं वो लोग, उनके मन की बातें हैं, सोचने की बातें हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर, यानी कहने का मतलब है अब उन्होंने कार्यक्रम तैयार कर लिया और कार्यक्रम तैयार करने के बाद वो दर्शकों को दिखाया जाएगा, ठीक है, और एडिट करके पूरा, तो पूरी तरह से संपादित होगा वो कार्यक्रम। संपादित होने के बाद दर्शकों को दिखाया जाएगा और फिर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर, यानी उसकी जो तस्वीर ली है, फूली हुई आँख है, वो शायद वहाँ जो दर्द दिया गया है, उसको दुख भरे सवाल पूछे गए, उससे रोने लग गया होगा, उससे रोने से आंखें फूल गई होगी उसकी। या फिर एक और तरीका होता है इनके पास, जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम के लिए व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, जिनको भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उनका पहले मेकअप करते हैं। जिस तरह का साक्षात्कार होता है उस तरह का मेकअप करते हैं ये लोग। तो ये अंदर की सच्चाई होती है जो यहाँ पर हमें कवि बता रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर, इससे पता चलता है बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट, एक बेचैनी दिखाई देगी उस व्यक्ति के। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मान लेंगे, कि पता चल जाएगा आपको उस कसमसाहट से कि ये बहुत दुखी है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दर्शक
थोड़ा धीरज रखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों का मतलब है वो अपाहिज भी रोएगा और उसको देखकर फिर दर्शक जब देखेंगे तो आप भी रोओगे, ऐसा हम कार्यक्रम बना लेंगे। और ये दम्भ है, यहाँ भी अहंकार बोल रहा है उनका, आप और वह दोनों रुलाने हमें। अरे फिर जब कार्यक्रम नहीं होता है तो कहते हैं अरे बस करो, कैमरा नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बड़ी कामयाब बात कह दी है, ध्यान दीजिएगा, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसे वो अपने वक्त की कीमत मान रहे हैं, दूसरे का वक्त जैसे वक्त ही नहीं है कोई। उस अपाहिज का वक्त नहीं है क्या कोई, जिसको आपने इतनी देर तक उसको यहाँ पर कितनी तरह से उसको टॉर्चर किया है। यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है। वो कह रहे हैं हमारे वक्त की कीमत है, दूसरों के वक्त की कीमत शायद ना हो। आप देख रहे थे, अब हम मुस्कुराएंगे, और आखिर में वो मुस्कुराते भी हैं। ये भी उनका एक अलग तरीका होता है, चाहे प्रोग्राम कैसा भी हो, दुख का हो, सुख का हो, अंत में वो जब विदा लेते हैं दर्शकों से तो मुस्कुरा कर विदा लेते हैं। अब हम मुस्कुराएंगे और एक वाक्य बोल कर जाएंगे, वो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और एक ब्रैकेट में लाइन और डाल दी, बस थोड़ी सी कसर रह गई। यानी इसको नहीं बोलेंगे दर्शकों के सामने, ये मन में सोचने की बात है उनकी, धन्यवाद, ऐसा कहकर। तो कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उस मीडिया जगत की, उस स्टूडियो के अंदर की सच्चाई को हमारे सामने रखा है, जो हमारे सामने कभी नहीं आती है और कभी आ भी नहीं पाएगी। एक कविता के माध्यम से कुछ शब्द आए हैं यहाँ पर। रोचक का मतलब है मनोरंजक, दुर्बल का मतलब है कमज़ोर, अपाहिज का मतलब है अपंग, शारीरिक रूप से दुर्बल। और यहाँ इसके लिए दो शब्द हम और प्रयोग कर सकते हैं, आपको अच्छे लगेंगे शायद। एक है दिव्यांग, जो काफ़ी चर्चित शब्द है आजकल, और एक और शब्द है चुनौती झेल रहा व्यक्ति, जो सबसे अच्छा शब्द मुझे लगा। और यहाँ पर प्रश्न भी बनेंगे, तब एक प्रश्न आता है आखिर में, चुनौती झेल रहा व्यक्ति। तो चुनौती झेल रहा, वह चुनौतियों को झेल रहा है, ठीक है। तो एक शब्द है धीरज, धैर्य, कसमसाहट, बेचैनी। तो ये कुछ शब्द हैं, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो एक आम बोलचाल की भाषा है, एक सामान्य और सरल और सीधी भाषा है यहाँ पर जो कवि ने हमारे सामने रखी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस पाठ के, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इनसे अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपके यहीं हल हो जाएंगे, और पूरा पाठ एक तरह से समझ में आ जाएगा, और पूरे पाठ की एक तरह से हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला बिंदु कह रहा है कि शारीरिक रूप से चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया होना चाहिए। देखिएगा, संवेदनशील नज़रिया होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसे वाला, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा नज़रिया संवेदनशील होना चाहिए। और दूसरा है क्रूर व्यावसायिक उद्देश्य का यहाँ उद्घाटन किया है, यानी एक व्यावसायिक उद्देश्य है। मीडिया वालों का उद्देश्य केवल है बिजनेस है, उनका व्यवसाय है, वो समाचार एक तरह से व्यवसाय बन चुका है उनका, और वो भी क्रूरता करके व्यवसाय चला रहे हैं वो लोग, ऐसा हमें देखने को इस कविता में मिला है। तीसरी बात यहाँ पर जो प्रकट हुई है वो है कारोबारी दबाव के तहत। वो ऐसा क्यों करते हैं, मीडिया वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन पर कारोबार का दबाव होता है, यानी उनको कहा जाता है कि भाई तुम ऐसा करोगे तभी तो हमारा चैनल चलेगा, तभी तुम प्रसिद्ध होगे, तुम अच्छे एंकर कहलाओगे, ठीक है। जब किसी प्रोग्राम को कोई जनता देखेगी नहीं तो कैसे तुम, तो एक तरह से ये कारोबार का दबाव है, वो ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। मीडिया ऐसा करता है तो उसके प्रति कारोबार का दबाव है। एक और बात है कि मीडिया के संवेदनहीनता को यहाँ दिखाया गया है कि वे ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके। हम आम आदमी हैं, दर्शक लोग हैं, ठीक है। हमारे सामने जब इस प्रकार का कार्यक्रम रखा जाएगा जिससे हम लोग भावुक हो जाएं, तो इस तरह की उनकी एक रणनीति होती है इस तरह के कार्यक्रम को लाने की। आगे और क्या बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। एक आधुनिक पत्रकारिता पर व्यंग्य है। आजकल की जो पत्रकारिता है उस पर व्यंग्य किया है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने। एक और बात आई है खास इसमें, मीडिया द्वारा स्वयं को ताकतवर मानने की बात आई है। मीडिया स्वयं को ताकतवर मानता है और दूसरों को मानता है दुर्बल, दूसरों को कमज़ोर बताता है कि दूसरे तो बहुत कमज़ोर है, हम सबसे ताकतवर हैं। इसके अलावा एक बात और आई है यहाँ पर, मजबूर की पीड़ा को बेचने का प्रयास है। मजबूर व्यक्ति कोई भी है वो मीडिया के सामने जब जाता है, हर जगह से थक हार जाता है वह, ठीक है, तो वह मीडिया के सामने जाता है, वह सोचता है कि मीडिया तो कम से कम हमारी बात सुनेगा। लेकिन मीडिया ही जब मजबूर की पीड़ा को बेचने का प्रयास करता है, तो ये यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है कि मीडिया भी मजबूर की पीड़ा को बेचने का प्रयास कर रहा है। एक और बात आई है कि मीडिया द्वारा स्वयं के चैनल और एंकर द्वारा, ये खास बात आई है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मीडिया द्वारा स्वयं के चैनल और एंकर द्वारा व्यक्तिगत वाह बटोरने का प्रयास है इस कविता में।
यानी मीडिया स्वयं के चैनल को प्रसिद्ध करवाना चाहता है, और एंकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, वो सोचता है मेरी व्यक्तिगत वाहवाही होगी और मैं प्रसिद्ध एंकर कहलाऊंगा और मुझे हर चैनल वाले लेने को ललायत हो जाएंगे। ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अब हम इस कविता का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है भाव और शिल्प सौंदर्य। एक और भाग है इसका, शिल्प भाव और शिल्प सौंदर्य, उसको करेंगे। तो भाव सौंदर्य में कवि के भाव क्या है इस कविता में? तो कवि के भाव है, शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस व्यक्ति से किस भंगिमा यानी किस दृष्टि की अपेक्षा की जाएगी, इसका सपाट तरीके से यहाँ बयान किया गया है। और कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध को यहाँ रेखांकित किया है। तो ये इसका भाव है कि किस तरह से इन्होंने भाव रखा है। और इसके अलावा है शिल्प। शिल्प कैसा है, यानी बनावट कैसी है, शिल्प सौंदर्य कैसा है इस कविता का? तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ बिंदुवार शिल्प सौंदर्य हम कर रहे हैं, और शिल्प सौंदर्य आप बिंदुवार करें तो और अच्छे अंक आते हैं। तो कविता में कहानीपन और नाटकीयता है, जो मैंने आपको बताया था। कहानीपन इसलिए क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो एक कहानी सी बनती है अपाहिज के बारे में या उसके बारे में, कैमरे वालों के बारे में। नाटकीयता इसलिए क्योंकि संवाद है कि आपको अपाहिजपन दुख देता होगा, आप कैसे हैं, ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात जो है वो है दृश्य बिंब। दृश्य बिंब, बिंब 5 प्रकार के मैंने आपको बताए थे जब हमने पतंग कविता पढ़ी थी। तो दृश्य बिंब, बिंब वहाँ होता है जहाँ हमें कोई चीज़ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से महसूस हो, ठीक है, उसको हम बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर आँख से महसूस हो रही है, फुली हुई आँख की बड़ी सी तस्वीर। ये जब लाइन आती है तो हमें, जब भी हमने कोई कहीं भी देख रखी होती है फुली हुई आँख की तस्वीर, तो वो चेहरा हमारे सामने आ जाता है, एक दृश्य बनने लग जाता है हमारे सामने। तो ये दृश्य बिंब हो गया। इसके अलावा यहाँ पर शिल्प की एक बात और है, वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना यानी व्यंग्य है यहाँ पर। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है बच्चों, आपको पहले भी समझाया था। एक होती है अभिधा, जहाँ वाक्य का सीधा सीधा अर्थ निकले। दूसरी होती है लक्षणा, जहाँ पर किसी का लक्षण दिखाई दे, उस वाक्य में किसी का लक्षण हो। यानी जैसे एक वाक्य होता है कि वह तो गाय है, ठीक है, केशव तो गाय है, श्री कृष्ण तो गाय है, राधेश्याम तो गाय है। इसका मतलब है 4 पैरों वाला थोड़ा ही हो गया। गाय का मतलब है वह सीधा साधा है, यानी उसका लक्षण है, लक्षणा होती है। और व्यंजना में होता है व्यंग्य, और कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ व्यंजना होती है। तो यहाँ व्यंजना है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। और एक और बिंदु आ रहा है कि भाषा कैसी है। हिंदी की खड़ी बोली है, यानी जहाँ साधारण सीधी सादी भाषा है, अखबारी भाषा है, तो हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा छंद मुक्त रचना है, कोई छंद काम में नहीं लिया गया है, छंद में ढालकर कविता नहीं। छंद जिसमें शब्दों को, वाक्यों को बांधा जाता है नियमों के अंदर, वो छंद होता है। लेकिन यहाँ कोई नियमबंद न तो आपके शब्द हैं, न ही यहाँ पर वाक्य हैं। क्योंकि अगर होता तो कहीं पर आप देख रहे होंगे कि एक ही शब्द की लाइन है, कहीं पर 5-4 शब्द है लाइन के अंदर, तो ये छंद युक्त रचना नहीं है, छंद मुक्त हो गई है। यानी छंद युक्त नहीं है, छंद मुक्त रचना है, ठीक है। शिल्प सौंदर्य हुआ हमारा। शिल्प सौंदर्य के बाद पुनरावृत्ति की बात करें हम थोड़ी सी। दूरदर्शन पर अपाहिज का साक्षात्कार क्यों दिखाया जाता है? समाज की, जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता क्या करता है? प्रश्नकर्ता अपाहिज से तरह तरह के सवाल पूछता है, और ऐसे सवाल पूछता है जो चुभते हैं उसको, जो उसको और ज़्यादा दुखी कर देते हैं, जो उसको नहीं पूछने चाहिए, ऐसे सवाल पूछता है। एक और प्रश्न हम करते हैं कि कविता में संवेदन शून्य मानसिकता किस प्रकार उद्घाटित हुई है? संवेदन शून्य मानसिकता इस तरह से उद्घाटित हुई है कि जो एंकर है वो एक दुखी व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो उसको नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ संवेदन शून्य हो गया, यानी जहाँ संवेदना मर गई हो, जहाँ मानवता मर गई हो, ऐसी स्थिति वहीं आती है जहाँ वह इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। एक और प्रश्न हम ले सकते हैं कि अपाहिज की शब्दहीन पीड़ा को मीडिया कर्मी किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहते हैं? शब्दहीन पीड़ा को मीडिया कर्मी उसकी एक फुली हुई आँख की तस्वीर दिखा करके, ठीक है, कैमरे के माध्यम से
उसको दर्शकों तक ला करके उसकी शब्दहीन पीड़ा को दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा उसके चेहरे की जो कसमसाहट है वो दर्शकों को जब दिखाई देगी तो उसकी शब्दहीन पीड़ा लोगों के सामने उसकी प्रकट हो जाएगी। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से इस पाठ को समझा, सुना, जाना। धन्यवाद।